देखो, लचीलेपन का समन्वय है, एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, संघात्मक शासन प्रणाली है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है, मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, अन्य स्वतंत्र अभिकरण है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत है, वयस्क मताधिकार का प्रारंभ है, एक गहरी सिंगल सिटीजनशिप है, संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था एवं एक राष्ट्रभाषा। देखो, संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। भारतीय नागरिकता, देखिए, भारतीय संविधान निर्माता ने भारतीय संविधान के दूसरे भागों में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी विभिन्न उपबंध का प्रावधान किया है। यानी भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंधों का प्रावधान किया है। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित 5 से 93 तक के अनुच्छेदों को लागू किया गया। पुनः भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में विभिन्न प्रावधान लागू किए गए और इस अधिनियम के अनुसार निम्न में से एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। निम्न में से किसी एक के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या है कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता के शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक ये बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक में नागरिकों के 4 वर्ग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। अनुच्छेद 10 तथा 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता जैसे पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन रहेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन रहेंगे। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त होगा। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिक को विशेष वर्ग निर्धारित किए गए। अधिवास द्वारा नागरिकता, अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है वह भारत का नागरिक होगा यदि इन निम्न शर्तों में से कम एक पूरी करता हो। वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, वह संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर निवासी रहा हो। पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्ति की नागरिकता, अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को 2 वर्गों में बांटा गया है। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए तथा 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए। 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इस तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने के जाने के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई थी। 19 जुलाई 1948 को भारत से पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान से भारत आने के लिए अनुमति पत्र की शुरुआत की गई थी। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद 7 में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यदि वह स्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया है तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 से 19 यानी कि जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्ति पर लागू होगा। अनुच्छेद में 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले के लिए व्यक्ति पर लागू होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा जो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद किया जा सकेगा। भारत से बाहर रहने वाले मूलभूत के व्यक्तियों की नागरिकता, भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता, अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के हैं। इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म था, जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी को किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक और काउंसिल के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन करता है।
तो उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय संसद के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार। इसके अंतर्गत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। अनुच्छेद 11। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया जा चुका है। 1957, 1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार हैं। सबसे पहला जन्म से नागरिकता, बाय बर्थ। भारत में जन्म से 26 जनवरी 1950 के बाद माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, इस विधि में 2 अपवाद है। प्रथम, ये कि विधि लागू नहीं होती जहां जन्म के समय शिशु का पिता किसी दूसरे देश या शत्रु देश का राजनयिक डिप्लोमेट हो। द्वितीय, यह विधि लागू नहीं होती जहां जन्म के समय शिशु का जो पिता था वो किसी दूसरे देश का या शत्रु देश का राजनयिक हो। द्वितीय, शत्रु के अधीन भारत के किसी भी भाग में जन्म लेने वाले बच्चे हों। वंशाधिकार का द्वारा नागरिकता, बाई डिसेंट। भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। इसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय काउंसिल से उसके जन्म का पंजीकरण न करा लिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण न हुआ हो। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, बाई रजिस्ट्रेशन। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक से संबंधित होने पर भी पंजीयन द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्ष तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पहले उपयुक्त निवास करने की अवधि मात्र 6 महीने थी। भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो अब अविभाजित भारत से बाहर किसी देश या स्थान में रह रहे हों, भारतीय नागरिक के साथ विवाह करने वाली स्त्री और भारतीय नागरिकों से अल्पवयस्क बच्चे आदि इस विधि में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता, बाई नेचुरलाइजेशन। किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का त्याग। वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीकरण भारतीय नागरिक को नागरिकता देने से रोकता है। देशीकरण, इसके आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो। पूर्ण आयु, क्षमता, सदा चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। भारत के प्रति सकारात्मक आस्था रखनी अथवा निश्चित रूप से निष्ठा की एक शपथ लेनी चाहिए। भूमि के अर्जन के द्वारा, बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है अथवा कर लिया जाए तो उदाहरण के लिए 1974 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया अतः सिक्किम वासी भारतीय नागरिक हो गए तो भारत सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे अथवा नहीं। भारत में केवल एक नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। भारत की नागरिकता को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद कानून के माध्यम से नियंत्रित और नियमित करती है। नागरिकता की समाप्ति, अनुच्छेद 10 यह स्पष्ट करता है कि किसी नागरिक की नागरिकता अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से छीना नहीं जा सकता। किसी भी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और नागरिकता संबंधी अनुबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भारतीय की नागरिकता समाप्ति के 3 प्रकार हैं। पहला है कि परित्याग। भारत का कोई भी व्यक्ति वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा वह व्यक्ति कर सकता है तो जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है। प्रवासन, टर्मिनेशन। भारत का वह नागरिक जिसने देशीकरण अथवा रजिस्ट्रेशन द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी, वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। डिप्राइवेशन हो गया, वंचित किया जाना। भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है वह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। संविधान के प्रति निष्ठा न रखने अथवा संविधान में आस्था न रखने वाले व्यक्ति को,
संविधान के प्रति निष्ठा न रखने अथवा संविधान में आस्था न रखने वाले व्यक्ति को, युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाले व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति ने कपटपूर्वक अर्थात गलत तरीके से भारतीय नागरिकता अर्जित की हो, देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने पर, किसी भारतीय नागरिक स्त्री पुरुष द्वारा दूसरे देश के स्त्री पुरुष के साथ विवाह करने पर, किसी भारतीय नागरिक के स्त्री और पुरुष के द्वारा दूसरे देश के स्त्री और पुरुष के साथ विवाह करने पर, लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर। नागरिकता संबंधी विवाद। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना ने 13वीं लोकसभा सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना ने 13वीं लोकसभा इस विवाद को जन्म दिया है कि देशीकरण, नेचुरलाइजेशन और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति भारत के उच्चतम संवैधानिक पद अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो सकता है अथवा नहीं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के प्रश्न पर भारतीय संविधान सामान्य नागरिक और देशीकृत नागरिक में कोई विभेद नहीं करती है। कोई भी लोकसभा सदस्य संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बन सकता है यदि उसे लोकसभा में आवश्यक समर्थन प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता का आश्वासन देते हैं। अनुच्छेद 16 सरकारी नियोजक और नियुक्ति व अवसर की क्षमता प्रदान करता है अतः इसी भी विभेद में डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध करता है। अतः भारतीय संविधान का कोई भी उपबंध किसी देशीकृत नागरिक नेचुरल सिटीजन को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता। अमेरिकी संविधान अपने नेचुरल सिटीजन को केवल सीनेट का सदस्य बनने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का कोई भी उपबंध किसी देशीकृत नागरिक नेचुरल सिटीजन को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता, ठीक है ना। लेकिन अमेरिकी संविधान अपने देशीकृत नागरिकों को केवल, अमेरिका का जो संविधान है वो अपने नेचुरलाइज्ड सिटीजन को जो वहाँ पैदा होता है उसको केवल सीनेट का सदस्य बनने का अधिकार देता है, जो भारत की राज्यसभा के सदस्य के बराबर है। एवं अमेरिका में जन्मा व्यक्ति ही अमेरिकी राष्ट्रपति हो सकता है। मतलब अमेरिकी संविधान अपने देशीकृत नागरिक को केवल सीनेट का सदस्य बनने का अधिकार देता है, ठीक है, सिर्फ सीनेट का अधिकारी बन सकता है। लेकिन अमेरिका में जन्मा व्यक्ति ही अमेरिकी राष्ट्रपति हो सकता है। विदेशी निवासी के लिए भारतीय नागरिकता। भारतीय डायोस्पोरा के व्यापक अध्ययन, उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपाय और उसकी अनुशंसा देने के लिए भारत सरकार ने 2000 में M.L. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सन 2000 में कुछ देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के नागरिकों पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की सिफारिश की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए 16 देश यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया है। भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा नागरिकता से अलग विशेष दर्जा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। तो M.L. सिंघवी की सिफारिश को जो है ना अंगीकृत कर लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या था कि कोई भी विदेशी भारतीय नागरिक का प्रावधान था, ठीक है ना। इसमें कहता है कि भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार के द्वारा नागरिकता से अलग विशेष दर्जा प्राप्त करने का प्रावधान दिया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। सितंबर 2000 में प्रवासी भारतीयों के संबंध में डॉक्टर M.L. सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई। इस समिति ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाए जाने का कारण ये है कि इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। 9 जनवरी को मनाए जाने का कारण यह है कि इस वर्ष 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौट आए थे। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियाँ कैसी हैं? एक तो है कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, अनिवासी भारतीय NRIs हैं जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है। एक पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो NRI ऐसे नागरिक होते हैं जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष 182 दिन अथवा उससे अधिक समय अवधि तक विदेश में रहते हैं तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, अनिवासी भारतीय कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अन्य किसी नियुक्तियों पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। अनिवासी भारतीयों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उन्हें भी भारत के आम चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में एक अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों को भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत करने हेतु सुविधा प्रदान कर दी गई।
अच्छा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में एक अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों को एनआरआईज को जो है मतदाता के रूप में पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान कर दी गई। फॉर्म 6A के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता आवेदन करके मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति है जो लोग पीआईओ, वे लोग जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए। ऐसे व्यक्ति को जिनके पास कभी भी भारत का पासपोर्ट रहा था, जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत तत्कालीन भारत क्षेत्र का निवासी रहा हो अथवा किसी ऐसे क्षेत्र में निवासी हो जो बाद में भारत का हिस्सा बन गया हो, तो उस व्यक्ति के उससे वैवाहिक संबंध को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश के नागरिक हैं या कभी भी रहे हैं, वे भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल नहीं होते हैं। पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो है वो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन यानी पड़ोसी राज्य है सब। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इसको जो है भारतीय मूल पीआईओ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन में शामिल नहीं होते हैं क्योंकि ये सारे तो इंडियन ही ओरिजिन है। पीआईओ कार्ड वर्ष 2002 में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारतवंशी कार्ड पीआईओ कार्ड की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी 2002 में। इस कार्ड द्वारा भारत वासियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती है। भारतीय मूल का कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक बगैर वीज़ा के भारत आ जा सकता है। भारत में आने की तिथि के 180 दिन तक विदेशी और क्षेत्रीय पंजीकृत अधिकारी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन के पास पंजीकरण कराने की छूट दी गई। भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति को भी अनिवासी भारतीय के समान आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करता है। भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी अनिवासी भारतीयों एनआरआई के समान आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त है, परंतु कुछ सुविधाएं इनको नहीं मिलती हैं। जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। पीआईओ ये कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। यहाँ भारतीय मूल के व्यक्तियों के कार्ड धारक को पर्वतारोहण, अनुसंधान कार्य और मिशनरी गतिविधि के लिए सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। पीआईओ कार्ड धारक को पर्वतारोहण अनुसंधान कार्य, मिशनरी गतिविधि के लिए सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार उन्हें नहीं दिए गए हैं। भारत के सीमा पारीय नागरिक ओसीआई या नागरिक संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देश के भारतीय मूल के व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिक प्रदान करने में अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसमें कहता है कि ओसीआई में 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्ति, ये जो आसपास का कंट्री है इंडिया के, उसका जो भारतीय मूल का व्यक्ति है उसको विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रावधान किए जब तक कि वे उनके गृह देश होम कंट्री स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। भारत सरकार द्वारा सीमा पारीय नागरिकता का प्रारंभ 2005 में किया गया, जिसके प्रमुख प्रावधान है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005 लागू होने के समय या उसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा हो अतः भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय बनने की योग्यता रखता हो। वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक हो परंतु भारत व किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, तो इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्ति की पुत्र, पोता, पोती, नाती नातनी को भी ओसीआई कार्ड जारी किया जा सकता है, परंतु उनके वैवाहिक संबंध को ओसीआई कार्ड की सुविधा नहीं दी जाएगी। और वह व्यक्ति जो कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश का नागरिक रहा वह सीमा पारीय भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसे लोकप्रिय रूप से दोहरी नागरिकता भी कहते हैं। सीमा पारीय नागरिकता समिति जो यदि कोई व्यक्ति जिससे ओसीआई का दर्जा प्राप्त है उस दर्जे को त्यागना चाहता है जो उसे उस संबंध में निर्धारित रूप से अनुसार घोषणा करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी घोषणा को स्वीकार करते ही ओसीआर दर्जा प्राप्त व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आधार पर परिसामीय नागरिकता भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने झूठे तथ्यों के आधार पर अथवा कोई तथ्य छुपाकर ओसीआई प्राप्त किया हो, यदि वह व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति असम्मान प्रकट करता हो, यदि वह भारत के युद्धरत होने की दशा में शत्रु देश के साथ व्यापार करना अथवा ऐसी जानकारी को साझा करना जिससे शत्रु देश को लाभ हो, भारत को नुकसान पहुंचाता है, और सीमा पारीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष की समय अवधि के अंदर 2 वर्ष तक जेल में रहने पर व्यक्ति का ओसीआई दर्जा समाप्त किया जा सकता है। यदि वह भारत सरकार के दृष्टि में ओसीआई कार्ड का दर्जा प्राप्त व्यक्ति भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और जनहित को नुकसान पहुंचा सकता है। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद क्या है? देखो, अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिक हो। 6 कुछ ऐसे व्यक्ति नागरिक अधिकार जिन्हें पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया हो। 7 पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्ति के नागरिकता अधिकार। 8 भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिक अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं।
9 जो व्यक्ति स्वेच्छा से भारत विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता और 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन। दोहरी नागरिकता हो गई। दोहरी नागरिकता के अंतर्गत ऐसे भारतीय जो 26 जनवरी 1950 पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़कर के बाद देश छोड़कर विदेश में चले गए थे को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल 2016। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 उन हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ठीक है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 उन हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को प्राकृतिक नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है जो बिना दस्तावेज के है और वे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से चले गए थे और बिना दस्तावेज के और वे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान चले गए थे और वहां जाने के बाद उन्हें दस्तावेज निरस्त हो गए। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करने के लिए बनाया गया है जो उपरोक्त 3 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के अवैध प्रवासी को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। प्रवासी भारतीय के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ओसीआई योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में हैदराबाद के 14 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किया। विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीयों को ओसीआई कार्ड के तहत भारत आने के लिए पूर्ण जीवन काल के लिए वीज़ा प्राप्त होगा। ओसीआई कार्ड धारक को भारत में न तो मताधिकार प्राप्त है और न ही कोई सार्वजनिक पद पर वे प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन 1955 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। देखो, अब भारत में जन्मे केवल वैसे ही व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्ष व्यतीत करने होंगे। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। पहले ये अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 हमको तो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित सभी उपबंधों को निरस्त करके संविधान के भाग 12 के एक नया अध्याय 4 जोड़ा गया। एक नए अध्याय में केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 300A। अब संपत्ति के अधिकार को अन्य मौलिक अधिकारों की भांति संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, अतः अब भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो निम्नलिखित है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी कानून को कानून के समक्ष समता और कानून द्वारा समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे तथा इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का निषेध। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसकी किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध है। 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के द्वारा अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है। 1989 में इस कानून को अनुसूचित जाति और जनजाति निरोधक कानून 1989 का नाम दे दिया गया है। उपाधियों का निषेध और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारतवर्ष का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है। अतः अब नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने, अपने अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता है तथा इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। यही बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंध में है। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधिवत द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन 1979 के अनुसार अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में खंड 21 को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 को में प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बंदीकरण की अवस्था को संरक्षण। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। प्रथम हो गया शुद्ध शत्रु देश के निवासियों पर और द्वितीय निवारक और अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। अस्त्र शस्त्र रहित अथवा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किसी शस्त्रों के किसी भी सम्मेलन सभा या सम्मेलन किया जा सकता है। उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का भी आयोजन किया जा सकता है। राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में शक्ति की इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा किसी भी नागरिक को समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे और जो शांति और व्यवस्था को भंग करे। अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध और विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं। राज्य सामान्य जनता के हित में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छानुसार स्थायी और अस्थायी रूप से में किसी स्थान पर बस सकते हैं। राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित में अनुसूचित जाति जनजाति के हितों में इस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वृत्ति उपजीविका और कारोबार की स्वतंत्रता। संविधान में किसी नागरिक को वृत्ति उपजीविका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का न जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। परंतु राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ण, सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खान और अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को साधारण कार्यों में लगाया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। अनुच्छेद 25 से 28। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तो कोई भी धर्म अंगीकार करने का, अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदू समाज में सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न प्रकार की अधिकार प्रदान किए गए: धार्मिक संस्थानों और दान से स्थापित सार्वजनिक सेवाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार, धर्म संबंधी निजी मामले का स्वयं प्रबंधन करने का अधिकार, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार, धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर एक कर की अदायगी से अनुच्छेद 27 में द्वारा ऐसी संपूर्ण आय को लेकर से मुक्त कर दिया गया जिसे धार्मिक और परोपकारी कार्यों में खर्च करना निश्चित किया गया हो। कर मुक्त हो गया है सारा दान।
शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ये भी कहा गया है कि किसी राजकीय और राजकीय सहायक से संचालित शिक्षण संस्थान में प्रवेश के संबंध में मूल, वंश, जाति, धर्म, भाषा और उनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने की व्यवस्था के उद्देश्य से संवैधानिक उपचार के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि नागरिक अधिकार के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यह संविधान का हृदय तथा आत्मा है। इन मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय द्वारा निम्नलिखित 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आशय है बंदी को न्यायालय में उपस्थित किया जाए। यह अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति की अपील पर जारी किया जा सकता है। यदि न्यायालय उसके बंदीकरण को अवैध समझता है तो उसको मुक्त करने का आदेश दे सकता है। परम आदेश। ये लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध हो गया। ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय और अर्ध न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उत्प्रेषण। यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालयों में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वे अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का संभोग न करें और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए प्राकृतिक संसार सिद्धांतों को भंग न करे। उसके आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से उन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर काम कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। संपत्ति का अधिकार। भारतीय नागरिकों को वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है। संपत्ति के अधिकार के संबंध में 44वें संवैधानिक संशोधन 1978-79 में इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि संपत्ति का अधिकार अब एक मूल अधिकार नहीं है, वरन केवल एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में न रहने पर भी कानूनी प्रक्रिया के बिना शासन द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीनी जा सकेगी। जिन व्यक्तियों के पास भूमि सीमाकरण कानून की सीमा के भीतर भूमि है और उस भूमि पर वे स्वयं काम करते हैं, तो बाजार मूल्य पर मुआवजा दिए बिना उन व्यक्तियों की भूमि राज्य द्वारा नहीं ली जा सकेगी। जिन व्यक्तियों के पास भूमि सीमाकरण कानून की सीमा के भीतर भूमि है और उस भूमि पर वे स्वयं कार्य करते हैं, तो बाजार मूल्य पर मुआवजा दिए बिना व्यक्तियों की भूमि राज्य द्वारा नहीं ली जा सकेगी। केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं? तो भारतीय नागरिक को कौन कौन सा अधिकार है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, आर्टिकल 15। सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाना और संचरण, निवास, वृत्ति, आर्टिकल 19। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, आर्टिकल 30। विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 24। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। राइट टू निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए उसे मौलिक अधिकार माना है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए उसे मौलिक अधिकार माना है।
निर्णय के अनुसार निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्भूत अंग है। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत निहित विभिन्न मूलभूत स्वतंत्रताओं के तहत संभवतः संरक्षित है। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 की विशेष भूमिका रही है। इसी वाद में न्यायालय ने पहली बार माना कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में वे समस्त आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सक्षम है। इन अर्थों में आर्टिकल 19 के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्रता के समस्त अधिकार स्वयं ही समाहित हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णय के द्वारा अनुच्छेद 21 के अर्थों का विस्तार किया है। न्यायपालिका ने इस बात पर बल दिया है कि जीवन के आधार में मात्र पशुतुल्य जीवन स्वीकार नहीं होगा, बल्कि मानव के लिए मानव के नाते सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए। न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 स्वाभाविक रूप से सम्मिलित हो जाते हैं। न्यायपालिका ने इस संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया को सिद्धांत माना, अर्थात विधि उचित होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। न्यायपालिका को विधि की व्याख्या करने का अधिकार तो है ही, साथ ही उसके औचित्य के परीक्षण करने की शक्ति भी है। न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ मेनका गांधी वाद से ही माना जाता है। उसमें न्यायपालिका ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार क्या है? उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया, जिसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जलवायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योग के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक और आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण का अधिकार, वार के ट्रस्ट के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियमन का अधिकार, सोने का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, सोने का अधिकार, विद्युत बिजली का अधिकार। अनुच्छेद 21A 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। इसके संबंध में राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। पशुओं के साथ उत्पीड़न व्यवहार प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एक्ट PCA एक्ट 1960 के तहत प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में प्रयुक्त शब्द जीवन को विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी उसमें सम्मिलित किया है। उन्हें भी जीने का अधिकार है। जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, उच्चतम न्यायालय ने भारत में इसे स्वीकार कर लिया है। पैसिव मृत्यु, किसी मरीज का जीवन रक्षक प्रणाली पर टिका जीवन मशीनों को हटाकर समाप्त किया जा सकता है। सक्रिय इच्छा मृत्यु, उच्चतम न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी है। एक्टिव एंथुसियाज्म इच्छा मृत्यु, उच्चतम न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके अंतर्गत दवाई या इंजेक्शन देकर व्यक्ति का जीवन समाप्त कर दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसके अंतर्गत दवाई और इंजेक्शन देकर व्यक्ति का जीवन समाप्त कर दिया जाता है। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए उस आचार संहिता की तरह है जिसका पालन उन्हें राज्य के स्थायित्व और समृद्धि के लिए करना आवश्यक होता है।
इसकी भावना को आधार बनाकर संविधान संशोधन का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य शीर्षक से एक नया भाग 4 को जोड़ा गया है। इस नए भाग में अनुच्छेद 51 को में 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। सन 2000 में अभिभावक के लिए 614 वर्ष के अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ने सब नागरिकों के निम्नलिखित 11 मूल कर्तव्य हैं। भारत में प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। प्रत्येक भारतीय नागरिक स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, इसका पालन करे। प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हम सब अपनी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जक और सुधार की भावना का विकास करे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी है, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहे। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 5 में संशोधन करके खंड 9 के बाद जोड़े गए नए खंड के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से अभिभावक के लिए यह भी कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का तात्पर्य भारतीय संविधान में उन सिद्धांतों या आदर्शों में से एक है जो राज्य की नीति का निर्देशन करते हैं और इस बात की ओर संकेत करते हैं कि राज्य की नीति क्या होनी चाहिए। ये तत्व सदैव सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। देखो, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि ये तत्व राज्य के आदर्श को स्पष्ट करते हैं। चाहे किसी भी दल की सरकार बने, किंतु वह संविधान में उल्लेखित इन तत्वों के अनुसार निर्धारित नीतियों पर ही शासन प्रणाली को चलाती है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं? आर्टिकल 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी। आर्टिकल 39, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत का संगठन। आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42, काम की न्यायसंगत मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध। आर्टिकल 43, कर्मकार के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 44, नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45, बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों का ही लक्ष्य भारत की प्रगति और भारतीय नागरिकों के विकास के अधिकतम अवसर प्रदान करना है और उस दृष्टि से मौलिक अधिकार और यदि साध्य है तो निर्देशक तत्व साधन, लेकिन परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हुए भी इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर भी है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। मौलिक अधिकार जो है यह न्याय योग्य है, लेकिन निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। इसका आशय यह है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व अगर राज्य का उल्लंघन होने पर इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मौलिक अधिकार निषेधात्मक है, जिनके द्वारा राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया गया है। इसके विपरीत निर्देशक तत्व सकारात्मक निर्देश है और राज्य में आशा की गई है कि वह नागरिकों के प्रति अपने इन दायित्वों को पूर्ण करें। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। ये राज्य के कर्तव्य निर्धारित करता है। मौलिक अधिकार द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, जबकि नीति निर्देशक तत्व द्वारा आर्थिक लोकतंत्र।
तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। मौलिक अधिकारों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्थगित या निलंबित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, जबकि निर्देशक तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, जबकि निर्देशक तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। इन्हें तो जनमत का बल और नैतिक शक्ति ही प्राप्त है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के प्रसंग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। संविधान के भाग 3 में सम्मिलित मौलिक अधिकार तथा भाग 4 में उल्लेखित निर्देशक तत्व वास्तव में एक ही समूची व्यवस्था के अंग है तथा इन दोनों का लक्ष्य एक ही है और वह है व्यक्ति का विकास, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक से अधिक नियमों में इन दोनों व्यवस्थाओं के पूरक होने की बात का सर्वाधिक बल दिया है। मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों में विवादित पक्ष क्या है? शंकरी प्रसादवाद। शंकरी प्रसादवाद उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि में संशोधन विधि शामिल नहीं है। न्यायपालिका के अनुसार सामान्य विधि और संशोधन विधि में अंतर है। उपयुक्त में से अभिप्राय है कि संसद सामान्य विधि के द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, बल्कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, बाद में जमींदारी उन्मूलन कानून के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार लीगल राइट बना दिया गया। गोलकनाथ 1967। न्यायपालिका ने शंकरी प्रसाद के निर्णय को परिवर्तित कर दिया और अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि में संशोधन विधि भी सम्मिलित है। न्यायिक अर्थात न्यायपालिका ने सामान्य विधि और संशोधन विधि में अंतर को अस्वीकार कर दिया। अब संसद के द्वारा सामान्य विधि और संशोधन विधि किसी के द्वारा भी मूल अधिकार को नहीं छीना जा सकता। भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत। गोलकनाथवाद में भविष्य लक्ष्य विधि का प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग्स प्रतिपादित किया गया, जिसका अभिप्राय है कि गोलकनाथवाद के निर्णय के बाद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। इंदिरा सहनी बना भारत संघवाद मंडलवाद। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि संविधान में आरक्षण का आधार सामाजिक है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि संविधान में जो आरक्षण का आधार है वो सामाजिक है, आर्थिक नहीं है। ठीक है ना, इसलिए नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा दिए गए 10% आरक्षण को अवैध करार दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए न्यायालय ने अनुच्छेद 335 का संदर्भ दिया, जिसमें ये उल्लिखित है कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण प्रदान करते समय सरकारी सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। पिछड़ी जातियों में सम्मिलित सभी लोग पिछड़ी जाति में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन जातियों का सामाजिक शैक्षणिक उत्थान हो चुका है। पिछड़ी जातियों में सम्मिलित सभी लोग पिछड़ी जाति में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन जातियों का सामाजिक शैक्षणिक उत्थान हो चुका है और इन्हें लोकप्रिय रूप से क्रीमी लेयर्स का नाम दिया गया है उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक आयोग के गठन का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने नियुक्ति में कैरी फॉरवर्ड के नियम को स्वीकार कर लिया। इसके नियम के अनुसार यदि आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें अगले साल भरा जाएगा, परंतु उसमें 50% की अधिकतम आरक्षण सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अगर 50% सीट में अगर सीट रह जाता है आरक्षण का तो उसको अगले साल भरा जाएगा। वर्तमान स्थिति देखिए कि उच्चतम न्यायालय ने 50% के अतिरिक्त 3% विकलांग व्यक्ति के लिए आरक्षण देने की सहमति दी है। अपवाद स्वरूप राज्य तमिलनाडु है, जहां इससे अधिक आरक्षण है। देखो, विगत वर्षों का प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया है? भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों से। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है आर्टिकल 12 to 35 के बीच में, है ना। उसके बाद एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत में प्रजातंत्र तत्व पर आधारित है। भारत प्रजातंत्र तत्व पर आधारित क्या है? सी, जनता की सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका आंसर जो है विदेश परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय है।
भारतीय नागरिक नहीं प्राप्त की जा सकती, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करके। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, देखो मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है अनुच्छेद कहाँ गया भाई मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? आंसर इज बी। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है और महत्व प्रदान करना है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल 19। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। उसके निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। CADB। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में शामिल है 395, 12 और 22A। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? मकान, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। C। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यक का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो 1 और 3 आंसर ए है इसका। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? फिफ्टीन, 16, 19, 29, 30। भारतीय नागरिक एवं विदेशों से प्राप्त मूल अधिकार केवल शत्रु देश के लोग छोड़कर। कौन सा अधिकार है? देखो इसमें कहते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशीय सिद्धांत निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मापदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तीसरा सूचीबद्ध है 1, 2 और चौथा। आंसर इज बी, 1 और 2। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है? इनमें से कोई नहीं। समय अनुसार एकात्मक और संघात्मक है, केसी व्हीलर के अनुसार इसका डी है। प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में ये एकात्मक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। उसका संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान में हुआ था। मौलिक कर्तव्यों का संशोधन 42वें संविधान संशोधन में हुआ था, 42वां। उसके बाद संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? प्रांतीय सभाओं के द्वारा। केंद्र राज्य के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा दिया गया है 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है, 7 का ये। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है?
ए, संपत्ति का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता निवारण है, छुआछूत से ये है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान निम्न से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? सिंगल सिटीजनशिप। निम्न कथन पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोट में सही मिलान कीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 26 नवंबर 1949 को। 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल भीमराव अम्बेडकर। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है ना। भारतीय संविधान में बृहद होने का कारण क्या है? इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ऐसे कोई भी नहीं है। ये गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? सभी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तभी तो ये गणतंत्र है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 21D। आर्टिकल 21। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रविष्ट किए गए हैं? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है? आर्टिकल 30। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया है नीति निर्देशक तत्वों में ए और सी दोनों। संविधान की प्रस्तावना में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में क्या है? राज्य सूची में इनमें से कोई नहीं और एक से ज़्यादा है। शिक्षा भी राज्य सूची नहीं है, राज्य सूची का विषय है। विद्युत भी राज्य सूची का विषय है। वन भी राज्य सूची। भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस। इसमें क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आर्टिकल 370, 71। आंसर इज सी, अनुच्छेद 371। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसमें क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान को सुनिश्चित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 39। भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। आंसर इज ए, 1 और 2 सही है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आंसर इज डी है।
1, 2 और 3। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। सी। अनुच्छेद 51A। स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। चतुर्थ सर्वानुक्रम। संविधान की अनुसूची और विषय। संविधान की अष्टम 8वीं अनुसूची, षष्टम 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। सी का 2 है। आंसर इस सी है इसका। देखो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? उपरोक्त सभी में। 19 का 301, 301, 307 नीचे दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकार के। निम्नलिखित में किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक नियम करने हेतु सक्षम किया है? ए और बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ना। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, उसको संविधान के अनुच्छेद 16 को साथ मिलाकर पढ़ना। भारतीय संविधान में लिखित अनुच्छेद में कौन निम्न वर्ग भिन्न वर्ग में आता है? डी। अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? सी। 14, 15 और 16। भारतीय संविधान, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132 से 134 में यह व्यवस्था की गई है कि जिसके तहत संवैधानिक विवादों का सर्वोच्च न्यायालय को अपील का अधिकार देता है। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? राज्य सूची में कौन है? रेलवे, जनगणना, निगमीय कर, आर्थिक और सामाजिक नियोजन। डी। ए। कौन की राज्य सूची में है? रेलवे राज्य सूची में है? पता नहीं। रेलवे पुलिस राज्य सूची का, रेलवे पुलिस है ना। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। निगमित कर संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। और आर्थिक और सामाजिक नियोजक ये समवर्ती सूची का विषय है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति शोषण। सी। निम्नलिखित में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बी। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त सेवाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो आर्टिकल 350A में। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्राविधान के अंतर्गत सम्मिलित है? सभी है भाई। ए 1, 2 और 3। देखो भारत का संविधान, प्रेस की आज़ादी आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(o), ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो आंसर है ये बाह्य आक्रमण की स्थिति में आर्टिकल 352 लग सकता है। अध्याय 2 भारत की कार्यपालिका।